दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 10 जनवरी 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार में बेकाबू कोरोना की तीसरी लहर लगातार मरीजों की संख्या बढ़ा रही है। जी बिहार में आज एक बार फिर से बड़ी तादाद में नए कोरोना मरीजों की पहचान हुई है। जिस प्रकार से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है वह चिंताजनक है। जब बिहार में आज कुल 5022 नए कोरोना के संक्रमित मरीज पाए गए हैं। इसमें से सबसे ज्यादा राजधानी पटना में 2018 नए मरीजों की पहचान हुई है। जब बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 16,897 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए कोरोना के आंकड़ों पर यदि गौर करें तो फिर गया में 258, मुजफ्फरपुर में 209, समस्तीपुर में 200, वैशाली में 102, सारण में 121, नालंदा में 123, जहानाबाद में 133, दरभंगा में 114, बेगूसराय में 125, अररिया में 29, अरवल में 43, औरंगाबाद में 53, बांका में 50, भागलपुर में 88, भोजपुर में 73, बक्सर में 26, पूर्वी चंपारण में 73, गोपालगंज में 36, जमुई में 74, कैमूर में 37, कटिहार में 74, खगड़िया में 13, किशनगंज में 39, लखीसराय में 90, मधेपुरा में 71, मधुबनी में 84, मुंगेर में 91, नवादा में 69, पूर्णिया में 63, रोहतास में 79, सहरसा में 83, शेखपुरा में 22, सीतामढ़ी में 67, सिवान में 50, सुपौल में 43, पश्चिमी चंपारण में 51 और शिवहर में 3 नए मामले सामने आए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर है। जहां अगर आप भी राशन कार्ड के जरिए राशन लेते हैं और डीलर आपको तौल में कम राशन देता है तो फिर आप इसके खिलाफ तुरंत एक्शन ले सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं अपने डीलर के खिलाफ, यानी कि आप डीलर की शिकायत कर सकते हैं। जब कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि डीलर ग्राहकों को तौल से कम राशन देता है, ऐसी स्थिति में आप टोल फ्री नंबर पर शिकायत कर सकते हैं। अगर आप बिहार के हैं तो आपको हम अभी नंबर बताएंगे। केंद्र सरकार की ओर से सभी राज्यों के अलग अलग टोल फ्री नंबर जारी किए गए हैं, जहां आप अपने राज्य के नंबर पर संपर्क करके शिकायत कर सकते हैं। अगर आपको भी इस तरह की कोई समस्या है तो फिर आप फटाफट इन नंबरों को अपने फोन में सेव कर लें। इसके अलावा सरकार ने देश भर में फैले भ्रष्टाचार को कम करने और खाद्यान्न वितरण की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी प्रयास कर रहे हैं। अगर आप बिहार में रहने वाले हैं और बिहार के किसी डीलर का शिकायत करना चाहते हैं तो आप 1800-3456-194 नंबर पर फोन करके शिकायत कर सकते हैं। एक बार और आपको बता दें कि अगर आप बिहार के हैं तभी आप इस नंबर पर कॉल करें, तभी आप अपने डीलर के खिलाफ शिकायत करें। फिर से नंबर बता दे रहे हैं, नंबर है 1800-3456-194। इस नंबर पर फोन करके अपने डीलर के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। अगर आप बिहार के नहीं हैं, किसी दूसरे राज्य के हैं तो फिर आप हमको व्हाट्सएप करें, आपको व्हाट्सएप पर आपके स्टेट का नंबर दे दिया जाएगा, आप वहां से आप शिकायत कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, अमेजॉन या फिर फ्लिपकार्ट से कोई सामान मंगाते हैं तो फिर ये खबर आपके लिए है, जरूरी खबर है, नहीं तो फिर आपको भारी पछताना पड़ सकता है। जी हाँ, ऑनलाइन शॉपिंग में सामान सस्ती कीमत पर जरूर उपलब्ध हो जाता है, लेकिन इसमें कितना रिस्क होता है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। कई बार फ्लिपकार्ट, अमेजॉन या फिर किसी भी साइट पर शॉपिंग में जो सामान दिखाया जाता है वह सामान मंगाने पर पूरी तरीके से बदल जाता है, जिसके कारण ग्राहक अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। ऐसा ही एक मामला बिहार के बेतिया जिले से सामने आया है, जहां एक युवती ने यानी कि एक लड़की ने फ्लिपकार्ट से लैपटॉप मंगवाया था, लेकिन जब पैकेट खोला गया तो फिर उसमें लैपटॉप की जगह कुछ और ही निकला। यह घटना नरकटियागंज अनुमंडल मुख्यालय के पुरानी बाजार की है। आपको बता दें कि ऑनलाइन शॉपिंग में जिस लड़की के साथ ठगी हुई है उसका नाम सिजल कुमारी है, जिसने फ्लिपकार्ट से लैपटॉप मंगाया था, लेकिन जब डिलीवरी आई और वीडियो बनाते हुए पैकेट को खोलकर देखा गया तो फिर उसमें लैपटॉप की जगह मार्बल और ईटा पत्थर निकले, जिसे देखते हुए सिजल कुमारी के होश ही उड़ गए। सिजल ने इसकी शिकायत शिकारपुर थाना में भी कर दी है, जिसको लेकर पुलिस छानबीन में जुट गई है। वहीं पीड़ित लड़की ने फ्लिपकार्ट में भी अपनी शिकायत दर्ज कराई है। जहां सिजल कुमारी ने बताया है कि फ्लिपकार्ट से 40,000 का लैपटॉप मंगाया था और लैपटॉप की जगह ईंट पत्थर भरकर पैकेट में आया था, जो ठगी का शिकार हो गई है। हालांकि ऑनलाइन शॉपिंग में धोखाधड़ी का ये कोई नया मामला नहीं है, इससे पहले भी कई बार लोग ऑनलाइन शॉपिंग में ठगी के शिकार हो चुके हैं। तो अगर आप भी ऑनलाइन शॉपिंग करने के शौकीन हैं तो फिर आप थोड़ा सावधानी से शॉपिंग कीजिए, नहीं तो फिर आपको भी भारी पछताना पड़ सकता है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए कोविड गाइडलाइंस का सख्ती से पालन कराने के लिए आज से विशेष चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। जब बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है। जब मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने शनिवार को सभी जिलाधिकारियों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों और पुलिस अधीक्षकों को विशेष अभियान चलाने का आदेश दिया है। इस दौरान सड़क से लेकर अस्पताल, दुकान और जेल तक की छानबीन होगी। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि कोरोना की रोकथाम के लिए लगाए गए प्रतिबंधों का सही से पालन हो रहा है या फिर नहीं। जिस तरह से बिहार में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, उसके लिए ये जरूरी भी है। आज से चलने वाले इस अभियान को लेकर सभी जिलों की सड़कों, दुकानों, वाहनों, अस्पतालों, पुलिस लाइन और जेलों में कोविड अनुकूल व्यवहार की जांच होगी। खासकर मास्क पहनने को लेकर विशेष जांच करने को कहा गया है। इसके अलावा कोविड अनुकूल व्यवहार को लेकर भी जांच की जाएगी। अभियान के दौरान कोविड नियमों का सख्ती से अनुपालन करने के साथ लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार पुलिस अब जल्द ही हाईटेक होने वाली है। जब पुलिस अब शराब तस्करों, नक्सलियों और अवैध खनन करने वालों पर पैनी निगाह रखने के लिए ड्रोन की मदद लेगी, ड्रोन कैमरा की। जब बिहार में घने जंगलों, पहाड़ों और सुदूरवर्ती इलाकों में नक्सली गतिविधियों और शराब के कारोबारों पर नजर रखने के लिए बिहार पुलिस ड्रोन खरीदने जा रही है। एक अधिकारी ने बताया है कि योजना कई ड्रोन खरीदने की, लेकिन फिलहाल इस साल मार्च महीने तक 2 आधुनिक ड्रोन पुलिस के पास पहुंचने की संभावना है। उन्होंने कहा है कि इसके खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दोस्तों बात करते हैं कि गूगल ने कल पहली मुस्लिम शिक्षिका फातिमा शेख को अपने अंदाज में श्रद्धांजलि दी है। ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले के साथ मिलकर लड़कियों में शिक्षा की मशाल जलाने वाली फातिमा शेख के 191वें जन्मदिन के मौके पर उनका डूडल बनाया गया है। फातिमा शेख ने ही घर घर जाकर के मुस्लिम समाज और दलित समाज के लिए स्वदेशी पुस्तकालय में सीखने के लिए प्रोत्साहित किया था। ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि फातिमा शेख ने भी बालिका सावित्रीबाई के साथ ही शिक्षा ग्रहण की थी और पुणे में उन्हीं के साथ अध्यापक प्रशिक्षण विद्यालय में ट्रेनिंग भी की थी। जब फातिमा शेख मियां उस्मान शेख की बहन थी, जिनके घर ज्योतिबा और सावित्रीबाई फूले ने निवास किया था। फातिमा शेख ने साथ ही समाज सुधारों ज्योतिराव फूले और फिर सावित्रीबाई फूले के साथ 1848 में स्वदेशी पुस्तकालय की स्थापना की थी, जो लड़कियों के लिए भारत के पहले स्कूल में से एक है। उस जमाने में अध्यापक मिलने मुश्किल थे। ऐसे में शेख ने ही सावित्रीबाई के स्कूल में पढ़ने की जिम्मेवारी संभाली। इसके लिए उन्हें समाज के विरोध का भी सामना करना पड़ा था। फातिमा शेख ने शिक्षा के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसे देश हमेशा याद रखेगा। बताया जाता है कि फातिमा शेख तमाम बच्चों को अपने घर में पढ़ने बुलाने के लिए लोगों के घर घर तक जाती थी। दोस्तों बात करते हैं कि भारत में गधों की कमी हो गई है। इसी वजह से इनकी संख्या में लगातार गिरावट हो रही है। आमतौर पर गधों के कम होने के लिए यही तर्क दिया जाता है, मगर सच इससे कोसों दूर है। असल में गधों की खाल के लिए इनकी बलि चढ़ाई जा रही है और इसे अवैध रूप से दूसरे देशों में निर्यात किया जा रहा है, यानी कि बेचा जा रहा है। चीन में इसकी सबसे ज्यादा मांग है। इसको लेकर पाकिस्तान ने तो चीन से समझौता भी कर रखा है। इनकी खाल का उपयोग चीन में दवा के लिए किया जा रहा है। वही गधी की दूध से भी कई बहुमूल्य उत्पाद बनाए जाते हैं। भारत के कई राज्यों में भी गधों की हत्या खाल और मांस के लिए की जा रही है। यह तथ्य ब्रिटिश एफिलिएटेड संस्था ब्रूफ इंडिया के शोध में सामने आया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना में शराबबंदी को मजाक बना देने वाला एक बड़ा मामला सामने आया है। बेऊर जेल से इलाज के बहाने पीएमसीएच के लिए निकले एक कैदी के बड़े होटल में जाकर के शराब पार्टी किए जाने की सूचना से प्रशासन में हरकंप मच गया है। यह शराब पार्टी के दौरान ही इसकी खबर पुलिस को लग गई थी, जब पुलिस ने तत्काल होटल में छापेमारी की, लेकिन तब तक कैदी और उसके साथ वाले पुलिसकर्मी वहां से निकल चुके थे। इस मामले में पुलिस ने होटल के मालिक और मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया था। इस वाकये से जुड़े कुछ वीडियो भी वायरल होने के बाद पुलिस के कामकाज पर भी सवाल उठने लगे हैं। पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने बेऊर जेल के कैदी द्वारा गांधी मैदान के एक होटल में पार्टी करने के मामले में जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस पूरे मामले की तहकीकात के साथ ही क्षेत्र और फिर होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को भी खंगालेगी। एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने बताया है कि ये पता लगाया जाएगा कि कैदी के साथ किस पुलिसकर्मी की ड्यूटी लगी हुई थी, उसे बर्खास्त किया जाएगा उस पुलिसकर्मी को। दोस्तों बात करते हैं कि देश में कोरोना के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। इस बीच आम लोगों के साथ डॉक्टर भी बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। जब देश की राजधानी दिल्ली में ही 1000 से ज़्यादा स्वास्थ्यकर्मी यानी कि डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। इसके अलावा बिहार, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में भी हेल्थ केयर वर्कर्स संक्रमित हो रहे हैं। जहाँ दूसरी तरफ अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या बढ़ रही है। ओमिक्रॉन के आंकड़े बताते हैं कि वहाँ दिसंबर के आखिरी दिनों से हॉस्पिटलाइजेशन तेजी के साथ बढ़ रहा है। जब पुरानी बीमारी से पीड़ित मरीज
हॉस्पिटल में भर्ती हो रहे हैं। अगर ऐसी स्थिति भारत में होती है तो फिर ये चिंता का कारण बन सकता है, क्योंकि देश में पहले से ही डॉक्टर की कमी है। हालांकि ओमिक्रॉन के संक्रमितों के हल्के लक्षण हैं, लेकिन अगर ये इसी तरीके से हर दिन तेजी के साथ फैलता रहा और प्रति 1 लाख संक्रमितों में से 1% मरीजों को भी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा तो फिर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर बोझ पड़ सकता है। जब कोरोना के बढ़ते मामले और फिर डॉक्टरों की भी तेजी से संक्रमित होना क्या आने वाले दिनों में चिंता का कारण बन सकता है, ये एक सवाल है। दोस्तों बात करते हैं कि हमारे भारत देश में डाक सेवा को बहुत ही सम्मान की नज़रों से देखा जाता है। जहाँ पिछले 150 साल से डाक सेवा लोगों की चिट्ठी और दूसरे पार्सल की डिलीवरी करती आ रही है, लेकिन अब डाक सेवा का प्रयोग शराब की पेटी डिलीवरी करने के लिए किया जाने लगा है। जहाँ वह भी किसी दूसरे राज्य में नहीं बल्कि अपने ही बिहार राज्य में, जहाँ पिछले 6 साल से शराबबंदी कानून लागू है। जहाँ यह डिलीवरी सेवा राजधानी पटना में दी जा रही है। यहाँ हम आपको बता दें कि यह सेवा भारतीय डाक विभाग की तरफ से आधिकारिक रूप से तो नहीं दी जा रही है, बल्कि शराब की तस्करी के लिए नए नए तरीके इस्तेमाल करने वाले शराब माफियाओं द्वारा ही दी जा रही है। शराब माफिया द्वारा शराब डिलीवरी सर्विस दानापुर के इलाकों में दी जा रही थी, लेकिन मद्य निषेध विभाग को उनकी इस सुविधा की भनक लग गई, जिसके बाद विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए डाक विभाग के एक वैन को जब्त कर लिया है। दोस्तों बात करते हैं कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होंगे। इसके साथ ही बनते बिगड़ते समीकरणों को लेकर अनुमानों के गुना गणित का सिलसिला तेज हो गया है। यूपी में भाजपा के हिंदू वोटरों के ध्रुवीकरण और कमजोर विपक्षों के बीच मुस्लिम समुदाय का वोट बहुत कुछ तय करेगा। आपको बता दूं कि अभी तक मुसलमानों का वोट मुख्य तौर पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच बंटा रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक ये बात 2014 के लोकसभा और फिर 2017 के विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिली। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में दोनों दलों के बीच गठबंधन ने मुस्लिमों की ये परेशानी हल कर दी थी। हालांकि 2022 के हालात पूरी तरीके से अलग हैं। हिंदुत्व के मुद्दे पर आगे बढ़ रही योगी सरकार के लिए अल्पसंख्यकों का वोट एक सवाल है। हालांकि पश्चिमी और उत्तर प्रदेश की कुछ सीटों पर मुस्लिम मतदाता भाजपा के लिए मददगार बन सकते थे। वहीं जातीय समीकरण वाली कुछ सीटों पर अल्पसंख्यक समुदाय के वोट समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के लिए भी अहम होंगे। हालांकि अगर कहीं से ये महसूस होता है कि भाजपा के लिए समाजवादी पार्टी चुनौती बन सकती है, तो मुस्लिम समुदाय के यादों वोटरों के साथ जुड़ने की पूरे आसार हैं। जहां बहुजन समाज पार्टी की कमजोर दावेदारी मुस्लिमों के लिए इस फैसले को आसान बना सकती है। जहां अभी तक अखिलेश यादव ने अपनी रैलियों और फिर सोशल मीडिया कैंपेन्स में भीड़ को दिखाया है। ये बसपा की तरफ से छिटक रहे अपने वोटर बैंक को सहेजने की उनकी कोशिश हो सकती है। फिलहाल खुद को सत्ता की दौड़ में बनाए रखने के लिए समाजवादी पार्टी को अपने फिसलते वोट बैंक को संभालने की जरूरत है। वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी की मुखिया मायावती की चुनावी मैदान में अभी तक दूरी भी समाजवादी पार्टी की इस मुहिम में मदद ही करने जा रही है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के किशोर उम्र के बच्चे रोजगार मांगने में सबसे आगे हैं, यानी कि नाबालिग बच्चे रोजगार मांगने में सबसे आगे हैं। जहां नेशनल कैरियर सर्विस यानी कि NCS पोर्टल पर पंजीकृत बिहार के बेरोजगारों में सबसे अधिक प्रतिशत 18 वर्ष से कम उम्र वाले हैं। हालांकि संख्या के लिहाज से देखें तो फिर रोजगार मांगने वालों की संख्या सबसे अधिक 25 से 30 साल वाले युवा है। NCS पोर्टल पर 31 दिसंबर तक बिहार के 13,60,952 बेरोजगारों ने पंजीकृत किया है। जहाँ पंजीकृत लोगों में 19,72,597 पुरुष तो 2,86,864 महिलाएं हैं। दोस्तों बात करते हैं कि राजनीति में कभी कभी कुछ ऐसी घटना हो जाती है जो अलग होती है। ऐसा ही एक घटना बिहार के औरंगाबाद जिले में हुई है, जहां काराकाट से जदयू के सांसद महाबली सिंह जमीन क्रिकेट के मैदान में बैट लेकर उतर गए। लगा कि महाबली सिंह राजनीति की तरह क्रिकेट में भी उतने ही माहिर हैं। जब उन्होंने पहली 2 गेंदों पर लगातार 2 छक्के जड़ दिए, अब तीसरी गेंद पर छक्के की हैट्रिक पूरी करनी थी। समर्थकों ने भी पूरा जोश भर दिया। नतीजा ये कि वे तीसरा छक्का लगाने के लिए उन्होंने शॉट में इतना जोर लगा दिया कि वे खुद ही नीचे गिर पड़े। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने उन्हें तत्काल उठा लिया, लेकिन सांसद के छक्कों का वीडियो अब वायरल हो गया है और लोग इसका आनंद ले रहे हैं। सांसद महाबली सिंह के छक्के की हैट्रिक मारने की यह घटना औरंगाबाद यानी कि बिहार के जो औरंगाबाद जिले के हैं हसनपुर प्रखंड की बताई जा रही है, जहां वह खेल मैदान में क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मैच का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे। जब खिलाड़ियों को खेलता देखकर वे खुद को रोक नहीं पाए और बल्ला हाथ में लेकर के विकेट पर पहुंच गए। जब यहां छक्के लगाने के दौरान गिरने के बाद आसपास मौजूद उनके समर्थक और फिर अन्य लोगों ने उन्हें तत्काल उठाया।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के बांका जिले में एक नर्स की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जब बांका मुख्य पथ पर मिर्जापुर के आगे कलिया पुल मोड़ पर शनिवार की सुबह एक महिला को अपराधियों ने गोली मार दी। मृतक महिला मीना देवी है, जो ऑटो पर सवार होकर ड्यूटी पर जा रही थी। जब 4 बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया और फरार हो गया। जब पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। दोस्तों बात करते हैं कि दहेज के लालच में एक युवक ने पति पत्नी के पवित्र रिश्ते का कत्ल कर दिया है। यह घटना बिहार के ही नालंदा जिले के हरनौत थाना क्षेत्र के बिजली बाजार की है। यहाँ 2019 में हुई शादी के बाद दहेज की लालची युवक ने बीते दिनों अपनी पत्नी को जहर देकर मार डाला। युवक ने पत्नी से नए साल पर अपने हाथों से खाना खिलाया जिसमें जहर मिला हुआ था। जब पत्नी खुश थी कि उसके पति आज उसे अपने हाथों से खाना खिला रही है। जानकारी के अनुसार बिहार के नालंदा जिला के हरनौत थाना के बिजली बाजार मोहल्ले में रहने वाला लवनेश की शादी चांदनी कुमारी नाम की लड़की से हुई थी। दोनों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था। इस बीच लवनेश को चांदनी के परिवार वालों की ओर से 2019 में शादी के बाद किया गया वादा याद आ गया। जब लवनेश पत्नी को रोजाना उसी वादे को याद दिलाकर पैसे की मांग करने लगा। चांदनी ने कहा है कि उसके घर वाले काफी गरीब हैं, जब उनके पास पैसे नहीं हैं। इस बात से लवनेश बेहद नाराज हो गया। लवनेश को जब पता चला कि ससुराल की ओर से दहेज में पैसे नहीं मिल पाएंगे तो फिर उसने अपने परिवार के साथ मिलकर साजिश रच डाली। जब उसने नए साल पर पत्नी से कहा कि वह उसे अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाएगा। जब पत्नी भी खुश थी, दोनों ने कमरा बंद किया और पलंग पर खाना खाने के लिए बैठ गए। पति लवनेश ने थोड़ी देर के लिए पत्नी को कमरे से बाहर भेजा। उसके बाद अपने जेब से एक पुड़िया निकाली और फिर खाने में मिला दी और पत्नी को बुलाकर उसे अपने हाथों से खाना खिलाने लगा। मृतक पत्नी चांदनी के भाई कीर्तिमान भारती के अनुसार हाल ही में बहन के पति ने पैसे की मांग को लेकर उसकी पिटाई की थी। बहन बार बार कह रहे थे कि ससुराल वाले एक दिन उसकी हत्या कर देंगे। वही हुआ और मेरी बहन को उन्होंने मार डाला। दोस्तों बात करते हैं कि गोवा सहित 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद टीएमसी सांसद और पार्टी के गोवा प्रभारी महुआ मित्रा ने कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को हराने के लिए वे सब कुछ करेंगे और उन्हें आम आदमी पार्टी से कोई समस्या नहीं है, यानी कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन भी कर सकते हैं। इससे कुछ दिन पहले उन्होंने संकेत दिया था कि उनकी पार्टी राज्य में यानी कि गोवा में अन्य विपक्ष दलों के साथ संभावित गठबंधन कर सकती है। जब मोइत्रा ने कहा है कि भाजपा को हराना हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है, हम उन्हें हराने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। भाजपा हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। दुश्मन हमारे विपक्षी दलों में नहीं है, हमारी ओर से कोई अहंकार नहीं है। मोइत्रा ने आगे कहा है कि भाजपा नहीं जीतेगी और गोवा में दोबारा सरकार नहीं चलाएगी। पिछली बार इनसे पिछले दरवाजे से एंट्री ली और सरकार चलाई। इस बार इससे बचने के लिए हमें सतर्क रहना होगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि आरजेडी के नेता तेज प्रताप यादव ने कहा है कि वे यूपी में अखिलेश यादव के लिए चुनाव प्रचार करने जाएंगे। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि वे यूपी में अखिलेश यादव की सरकार बनाने के लिए जी जान से मेहनत करेंगे। आरजेडी के नेता तेज प्रताप यादव ने आगे कहा है कि यूपी में अखिलेश यादव की सरकार बनेगी। तेज प्रताप यादव ने उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी को बर्बाद कर दिया है। वहीं बिहार सरकार में मंत्री और वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी की यूपी में चुनाव लड़ने के पर तेज प्रताप यादव ने कहा है कि मुकेश सहनी बिहार में कुछ नहीं कर सके हैं, ऐसे में वे यूपी में क्या कोई करिश्मा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वार करते हुए तेज प्रताप यादव ने कहा है कि पीएम मोदी गंगा में डुबकी लगाते हैं, कहीं भी लोटपोट हो जाते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि जिंदगी और मौत के बीच जूझती बेगूसराय की निर्भया ने आखिरकार आज 8वें दिन इलाज के दौरान पीएमसीएच में दम तोड़ दिया। यह घटना की जानकारी मिलते ही बेगूसराय में शौक की लहर देखी जा रही है। बताया जा रहा है कि इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन मुख्य आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसे लेकर लोगों में गुस्सा है। मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की मांग ग्रामीण कर रहे हैं। मामला क्या है तो चलिए आपको अभी बता रहे हैं। दरअसल मामला बेगूसराय के डंडारी थाना क्षेत्र का है, जहां 31 दिसंबर के दिन बीच चौराहे पर 3 मंचलों ने एक छात्रा के साथ घिनौना काम करने की कोशिश की थी, यानी कि गलत काम करने की कोशिश की थी। जब छात्रा ने इसका विरोध किया तब बदमाशों ने चाकू से इस कदर हमला कर दिया कि वे बुरी तरीके से घायल हो गई थी। जब घायल छात्रा सड़क पर तड़पती रही तभी उसे छोड़कर मंचले मौके से फरार हो गए। जब खून से लथपथ छात्रा बीच सड़क पर मदद की गुहार लगाती रही तभी एक राहगीर ने इसकी सूचना परिजनों को दी। उसके बाद इसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां वह आज 8वें दिन दम तोड़ दिया। दोस्तों बात करते हैं कि दिल्ली पुलिस ने इंटरनेट पर मुस्लिम महिलाओं को निशाना बनाने वाला ऐप बनाने वाले मास्टरमाइंड को इंदौर से गिरफ्तार किया है। इस मामले में पकड़े गए आरोपी का नाम ओंकारेश्वर ठाकुर है। 26 साल के इस युवक ने ही सुल्ली डील्स नाम से ऐप
ऐप तैयार किया था। जहां उसने पूछताछ में बताया है कि मुस्लिम महिलाओं को बदनाम करने की नीयत से उसने ये ऐप बनाया था। दिल्ली पुलिस ने उसके मोबाइल फोन और फिर लैपटॉप आदि को जब्त कर लिया है। ये तलाश की जा रही है कि उसके संपर्क में और कौन कौन लोग थे जो इस ऐप की सर्विस या फिर इसके निर्माण से जुड़े हुए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को गुरु गोविंद सिंह की जयंती के अवसर पर बधाई दी और कहा है कि उनका जीवन और संदेश लोगों को शक्ति देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बिहार के पटना दौरे के क्रम में कुछ तस्वीरें भी शेयर की है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर बधाई। उनका जीवन और संदेश लोगों को शक्ति देता है। मैं हमेशा इस तथ्य को संजो कर रखूंगा कि हमारी सरकार को उनके 350वें प्रकाश पर्व को चिन्हित करने का अवसर मिला है। जब पटना यात्रा के कुछ झलकियां शेयर की गई है। दोस्तों बात करते हैं कि पंचायत चुनाव में किसी तरह जीत हासिल करके कुर्सी मिली, जनप्रतिनिधि पद एवं गोपनीयता की शपथ भी ले चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी चुने गए माननीयों ने अभी तक अपनी जिम्मेदारी नहीं संभाली है, या यूं कहें कि जिम्मेदारी संभालने से परहेज कर रहे हैं। या कुछ के चैम्बर अब तक बंद है, वहीं कुछ चैम्बर खुले भी हैं तो खाली कुर्सी उनके स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछाए इंतजार कर रहे हैं। चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही बंद हुआ प्रमुख उप प्रमुख का चैम्बर अब तक बंद पड़ा है, जबकि बीते 3 जनवरी को प्रमुख उप प्रमुख का चुनाव संपन्न हो चुका है। प्रखंड प्रमुख और उप प्रमुख की कुर्सी बदल चुकी है, लेकिन ज्यादातर चुने गए जनप्रतिनिधि जिम्मेदारी नहीं संभालना चाहते हैं। ये स्थिति सिर्फ प्रमुख और उप प्रमुख तक ही नहीं बल्कि पंचायत भवन में मुखिया, ग्राम कचहरियों में सरपंच के चैम्बर और कुर्सियां खाली पड़ी हुई है, जहां अब तक किसी भी पंचायत में मुखिया सरपंच के कार्यालय का उद्घाटन नहीं हुआ है। दरअसल चुने गए जनप्रतिनिधियों द्वारा जिम्मेदारी नहीं संभालने का मुख्य कारण खरमास का महीना बताया जा रहा है, जहां कोई भी माननीय खरमास में कुर्सी संभालने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। शुभ मुहूर्त के कारण कुर्सी पर आंच आए या फिर कोई विघ्न आए, घटना हो जाए, भला कौन चाहेगा ऐसा। जब सभी 15 जनवरी तक इंतजार कर रहे हैं। मकर संक्रांति के बाद ही कार्यालय की ओपनिंग का सिलसिला शुरू हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मधेपुरा में 11 बार कोरोना की वैक्सीन लेने का दावा करके चर्चा में आए ब्रह्मदेव मंडल मुसीबत में फंस गए हैं। जब उनके खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। जब पुरानी के एसएचओ ने कहा है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि पीएचसी पुरानी ने ब्रह्मदेव मंडल के खिलाफ शिकायत दर्ज करके कार्रवाई करेगी। मामले की जाँच चल रही है और मामला अगर सही पाया गया तो फिर उनको जेल भी भेजा जाएगा, यानी कि अब उनको जेल की हवा खानी पड़ेगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार के आदेश के बाद बिहार सरकार बिहार में ईंट भट्टों पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रही है। हालांकि लोगों को इससे कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर भी ध्यान रखा जा रहा है। खबर के अनुसार केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी करते हुए बिहार सरकार को कोयले पर चलने वाली सभी ताप विद्युत संयंत्रों के चारों ओर 300 किलोमीटर के दायरे में मिट्टी से बनने वाले ईंट भट्टों पर प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए गए हैं। आपको बता दूं कि केंद्र के आदेश के बाद बिहार में बहुत सारे ईंट भट्टे बंद हो जाएंगे, जिससे निजी मकानों का निर्माण कार्य भी एकदम से रुक सकता है। साथ ही साथ बहुत से लोगों का रोजगार भी खत्म हो सकता है। इसी को देखते हुए सरकार फूंक फूंक करके कदम रख रही है। जब खान मंत्री जनकराम ने जानकारी देते हुए बताया है कि मिट्टी से ईंट निर्माण की जगह फ्लाई ऐश से ईंट निर्माण को चरणवार तरीके से लागू किया जाएगा। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यह है कि ईंट भट्टों पर निर्भर लोग क्या अपनी आजीविका को पूरी तरीके से फ्लाई ऐश से ईंट बनाने में शिफ्ट कर पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत बिहार में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी हब का निर्माण किया जाएगा। जहां इसको लेकर पटना, भागलपुर, हाजीपुर, कटिहार और बक्सर को चुना गया है। बिहार के इन शहरों में एक ही जगह पर रेल, रोड और जल जंक्शन बनाया जाएगा। इससे बिजनेस व्यापार में आसानी होगी और व्यापारी आसानी से सामान ले जा सकेंगे। जहां उनके सामने रेल, रोड और जल तीनों तरीकों से सामान ले जाने का ऑप्शन होगा। आपको बता दें कि राज्य सरकारों से प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का हब बनाने का प्रावधान मांगा गया है। आपको बता दें कि राज्य सरकार के आदेश के बाद पटना, भागलपुर, हाजीपुर, कटिहार और बक्सर को जल मार्ग, सड़क मार्ग और रेल मार्ग से जोड़ा जाएगा। जब केंद्र सरकार प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के कई शहरों में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी हब विकसित करने की योजना बना रही है। इसके लिए राज्यों से बातचीत की जा रही है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में कोरोना का संक्रमण तेजी के साथ फैल रहा है, जिसके कारण मरीजों को काफ़ी परेशानी हो रही है। इसी को देखते हुए पटना के IGIMS में टेलीमेडिसिन OPD सेवा शुरू करने का निर्णय लिया गया है। मरीज अब सीधे डॉक्टरों से बात कर सकेंगे और उनकी कही हुई सलाह ले सकते हैं। IGIMS के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मनीष मंडल ने जानकारी देते हुए बताया है कि 10 जनवरी से टेलीमेडिसिन सुविधा को लाभ मरीज घर बैठे ले सकते हैं और अपने परेशानी दूर कर सकते हैं। इसके लिए अलग अलग विभाग के डॉक्टरों की सूची बनाई गई है। आपको बता दें कि सोमवार से 20 विभाग के 20 डॉक्टर मरीज का घर बैठे इलाज और परामर्श देंगे। आप अपने मोबाइल फोन से डॉक्टरों के पास कॉल करके इसकी सुविधा ले सकते हैं। इसको लेकर IGIMS के द्वारा नंबर जारी कर दिया गया है। जनरल मेडिसिन के लिए नंबर है 9031053527। न्यूरो मेडिसिन के लिए नंबर है 9031053524। नेत्र रोग के लिए नंबर है 9031053528। इमरजेंसी मेडिसिन के लिए नंबर है 8271640057। न्यूरो सर्जरी के लिए नंबर है 9693142736। आपको बता दें कि सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक डॉक्टर टेलीमेडिसिन के लिए मौजूद रहेंगे। आप इस समय फोन करके डॉक्टरों की सलाह ले सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि दूसरे प्रदेशों से बिहार के लोग लॉकडाउन के डर से नाउम्मीदी की गठरी लेकर अपने शहर और गांव को लौटने लगे हैं। दिल्ली, मुंबई सहित अन्य शहरों से रोजाना सैकड़ों लोग ट्रेन से लौट रहे हैं। उन्हें चिंता सता रही है कि अचानक लॉकडाउन लगा तो फिर घर लौटने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ेगा। हालांकि पहले की तरह भगदड़ की स्थिति अभी नहीं है। कई शहरों में कोरोना की रोकथाम के लिए नाइट या फिर डे कर्फ्यू लगाए गए हैं। मुंबई, दिल्ली, सिकंदराबाद, पुणे, अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा, जयपुर, बेंगलुरु, चेन्नई समेत अन्य शहरों से आने वाली ट्रेनों की स्लीपर ही नहीं बल्कि जनरल बोगियां भी भरी आ रही है। लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस देरी से चलते हुए मुंबई से दानापुर स्टेशन पहुंची। स्टेशन पर ट्रेन के रुकते ही स्लीपर और फिर जनरल बोगियों से सैकड़ों मजदूर उतरने लगे। कोई कपड़ा मिल में 1 साल पहले ही काम पर आया था। यही हाल मुंबई से ही आने वाली ट्रेन कुर्ला एक्सप्रेस का भी है। इस ट्रेन से भी 1000 से अधिक प्रवासी पटना जंक्शन पर उतरे। ये लोग सुपौल, सहरसा, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, बेतिया, बगहा, मोतिहारी, मधुबनी, दरभंगा आदि शहरों के लिए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि शराबबंदी की उनकी मुहिम ने पूरे देश में क्रांति पैदा कर दिया है। बिहार की कौन कहे, देश के कई दूसरे राज्यों से लोग उन्हें शराबबंदी के पक्ष में मुहिम चलाने के लिए बुला रहे हैं। लेकिन इसे क्या कहें कि उन्हें रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली के राजपथ पर शराबबंदी की अपनी कहानी को झांकी के जरिए दिखाने का मौका नहीं मिलेगा। दिल्ली के राजपथ पर रिपब्लिक डे परेड में सिर्फ 15 दिन बचे हैं, लेकिन बिहार सरकार को केंद्र सरकार से बिहार की झांकी की मंजूरी के बारे में कोई खबर नहीं मिली है। लिहाजा बिहार सरकार के अधिकारी अब मान चुके हैं कि गणतंत्र दिवस परेड में इस दफे भी बिहार की झांकी नजर नहीं आएगी। यह लगातार 6ठा साल होगा जब बिहार की झांकी दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में शामिल नहीं होगी। पिछली बार 2016 में बिहार की झांकी प्रदर्शित हुई थी। दरअसल बिहार सरकार से पिछले साल ही केंद्र सरकार ने झांकी को लेकर प्रस्ताव मांगा था। बिहार सरकार ने प्रस्ताव भेज दिया था। विषय था गांधी के पद चिन्हों पर अग्रसर बिहार। गांधी के सहारे नीतीश मुख्य रूप से अपनी शराबबंदी की मुहिम को दिखाना चाह रहे थे। जहां वे अपनी सभाओं में लगातार कहते रहे हैं कि महात्मा गांधी से प्रेरित होकर उन्होंने शराबबंदी का फैसला लिया है। वैसे बिहार की झांकी में शराब के अलावा नीतीश कुमार के समाज सुधार अभियान के दूसरे मुद्दे भी शामिल होते। नीतीश अपनी समाज सुधार यात्रा में बाल विवाह और दहेज की समाप्ति की भी बात कह रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इन्हीं विषयों पर झांकी का प्रस्ताव दिया गया था। यह लगातार 6ठा गणतंत्र दिवस परेड होगा जिसमें जनपथ पर बिहार की झांकी नहीं होगी। इससे पहले 2016 में महात्मा गांधी की चंपारण यात्रा के 100 साल पूरे होने की थीम पर आधारित झांकी परेड में शामिल हुई थी। हालांकि रक्षा मंत्रालय हर साल प्रस्ताव मांगता है, राज्य सरकार हर साल भेजती भी है, लेकिन 2016 के बाद किसी झांकी को मंजूरी नहीं मिली है बिहार से। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में शराबबंदी कानून को प्रभावी बनाने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चल रहा है। जब पूरे बिहार में भारी मात्रा में देसी और विदेशी शराब बरामद की जा रही है और बड़ी संख्या में कानून का उल्लंघन करने वाले लोग भी गिरफ्तार किए जा रहे हैं। इस बीच बिहार पुलिस मुख्यालय ने साल 2021 का आंकड़ा जारी कर दिया है। इस आंकड़े के अनुसार साल भर में 45,37,081 लीटर शराब पूरे बिहार में जब्त की गई है। इसमें 15,62,354 लीटर देसी शराब और 29,74,727 लीटर अंग्रेजी शराब पकड़ी गई है। जब कानून के तहत कोर्ट में ट्रायल के बाद 310 लाभुकों को सजा सुनाई गई है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग समेत सभी शिक्षण संस्थान बंद कर दिए गए हैं। जहाँ यहाँ ऑफलाइन कक्षाएं पूरी तरीके से बंद है, लेकिन इसका असर मैट्रिक और इंटर की परीक्षा पर नहीं पड़ेगा। हाँ, परीक्षा केंद्र पर छात्र छात्राओं और फिर अन्य स्टाफ के लिए बिहार बोर्ड ने कुछ निर्देश जरूर दिए हैं। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट 2022 की प्रायोगिक परीक्षा 10 जनवरी से शुरू होगी। परीक्षा 20 जनवरी तक चलेगी। बिहार बोर्ड ने इस बार प्रायोगिक परीक्षा होम सेंटर पर ही लेने का निर्देश दिया है। पूरे बिहार भर से 10 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। जब प्रायोगिक परीक्षा कई शिफ्टों में ली जाएगी। हर शिफ्ट के लिए परीक्षार्थियों की सूची स्कूल और फिर कॉलेज स्तर पर तैयार की गई है। दोस्तों बात करते हैं कि पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर जहां एक सूर में विपक्ष ने कार्रवाई की मांग की है, वहीं बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसे बीजेपी का यूपी चुनाव जीतने का हथकंडा बताया है। जब तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीजेपी असल मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। जब पार्टी चाहती है कि पंजाब में जो हुआ उसका फायदा यूपी में मिल जाए। तेजस्वी यादव ने कहा है कि यूपी में चुनाव है, पंजाब में हम जो देख रहे हैं, किसानों के मुद्दे को गायब कर दिया गया है, बेरोजगारी के मुद्दे को गायब कर दिया गया है, गरीबी महंगाई के मुद्दे सबको मौन कर दिया गया है। केवल एक ही मुद्दा दिखाई दे रहा है, पंजाब में जो बनाया गया मुद्दा है उसी को दिखाया जा रहा है, क्योंकि पंजाब में उनका कुछ नहीं बचा है, ये वे भी जानते हैं। लेकिन पंजाब में जो किया है उसका यूपी में तो फायदा हो जाए, इसके लिए सारा काम हो रहा है। आयकर और ईडी की रेड को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि जहां जहां चुनाव है वहां ईडी और आयकर विभाग घूमेगी ही विपक्षियों के पीछे। आरएसएस और बीजेपी का काम है गुमराह करना, ये वे वही करेंगे। बीजेपी सबसे बड़ी झूठी पार्टी है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि नीतीश कुमार जी का कहना है। नीतीश कुमार जी का कहना है कि बीजेपी का मतलब है बड़का झुट्टा पार्टी। दोस्तों बात करते हैं कि देश भर में लगातार बढ़ रहे कोरोना मामलों के बीच राज्य सरकारों ने कई तरह के नियम बनाए हैं और गाइडलाइंस जारी की है, जिसके साथ ही तमाम तरह की पाबंदियां भी लगाई है। इसी कड़ी में तमिलनाडु में बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर चेन्नई में लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। वहीं अन्य सरकारों की ओर से नाइट कर्फ्यू, हाफ वर्क स्पेस, स्कूल कॉलेज बंद और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यात्रियों की संख्या और फिर उनकी क्षमता सीमित करने जैसे अन्य कदम उठाए गए हैं। हर राज्य में उसकी सुविधा के हिसाब से अलग अलग गाइडलाइंस जारी की गई है। दिल्ली में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। जहां संसद भवन तक कोरोना पहुंच चुका है। 6 और 7 जनवरी को संसद भवन में काम करने वाले कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मियों का कोरोना टेस्ट हुआ था, जिसमें से 400 से ज्यादा की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। आपको बता दें कि देश भर में कोरोना एक बार फिर से तेजी के साथ फैल रहा है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के करीब 2 लाख नए मामले सामने आए। इसी के साथ देश में कोरोना के एक्टिव केस बढ़कर 6 लाख से भी अधिक हो गए हैं। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों में महाराष्ट्र सबसे नंबर 1 पर है, यानी कि पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा कोरोना महाराष्ट्र में है। दोस्तों बात करते हैं कि आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने बीते शनिवार को जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से उनके आवास पर मुलाकात की थी। काफी देर तक दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई थी। इस मुलाकात को निजी तौर पर बताया गया था, लेकिन अब लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने उपेंद्र कुशवाहा को आरजेडी में शामिल होने का ऑफर दे दिया है। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा ने पंखा बनाया था, वह तो खत्म हो गया है, अब वो आरजेडी ज्वाइन कर ले। तेज प्रताप यादव ने शनिवार को ही यह बयान दिया है, जहां उनके बयान के बाद तरह तरह की चर्चा हो रही है। हालांकि बीते शनिवार को ही उपेंद्र कुशवाहा ने यह साफ कर दिया था कि वह इस तरह की कोई भी बात नहीं है। दोस्तों बात करते हैं कि कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और पश्चिमी यूपी के बड़े मुस्लिम नेता इमरान मसूद जल्द ही समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले हैं। जहां अखिलेश यादव से लखनऊ में उनकी मुलाकात हो चुकी है। इमरान मसूद के साथ कांग्रेस के 2 विधायक नरेश सैनी और मसूद अख्तर भी समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। अखिलेश यादव और इमरान मसूद के बीच हुई मुलाकात में फैसला हो चुका है। जहां नरेश सैनी और मसूद अख्तर दोनों विधायकों को समाजवादी पार्टी से चुनाव भी लड़ाया जाएगा। इमरान मसूद कांग्रेस में राहुल गांधी के करीबी माने जाते रहे हैं। साल भर से इमरान समाजवादी पार्टी और फिर कांग्रेस से गठबंधन की वकालत कर रहे थे। सहारनपुर के पूर्व विधायक इमरान मसूद ने पिछले साल एक बयान में कहा था कि समाजवादी पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो यूपी में बीजेपी को हरा सकती है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस ये तक। कैसा लगा आपको जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।